आणि एक वाक्य बोलून मी माझं भाषण संपवणार आहे. मराठवाडा हा 17 सप्टेंबर 1948 ला स्वतंत्र झाला आणि या मराठवाड़े की रजाकरी और जुल्मी अत्याचार के लिए तत्कालीन गृह मंत्री माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ऑपरेशन पोलो किया था और इसके माध्यम से निजाम की रजाकरी राजवट नष्ट की थी और अभी जो कुछ वंश बचा है उसी को उखाड़ के फेंकने के लिए ऑपरेशन वोट करने के लिए हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री यहां आए हैं और इनका संभाजी नगर से मैं दिल से स्वागत करता हूं और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ज्यांच्या नावाचं एक दृढ संकल्पाचं प्रतीक आहे, कणखर बाणा पण कळवळू हृदय, दुष्टांना धडकी भरवतं तर दुबळ्यांना विश्वास निर्माण करतं. दृढ विश्वास आणि कर्तृत्वाचं दुसरं नाव म्हणजे या देशाचे गृहमंत्री अमितभाई शहा यांचा सत्कार या ठिकाणी या शहर जिल्ह्याचे अध्यक्ष श्रीजी बोराळकर आणि त्यांचे सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी त्यांचा सत्कार या ठिकाणी करत आहेत. श्रीरामाची मंदिराची प्रतिकृती छत्रपती शिवाजी महाराज की. मी यानंतर आपल्या सगळ्यांच्या लाडक्या नेत्या पंकजाताई मुंडे यांना विनंती करतो की आपण थोडक्यात आपलं मनोगत व्यक्त करावं. आज महाराष्ट्रामध्ये ज्यांच्या त्यागाने आणि स्वाभिमानी बाण्याने पावन ज्यांच्या नावाने हे माझं नगर अत्यंत स्वाभिमानाने जे नाव घेतं त्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ज्यांनी हे नाव देण्यामध्ये आणि देशाला स्वाभिमान देण्यामध्ये मोठं योगदान दिलं असे 370 चे अशक्य ती गोष्ट शक्य करून दाखवणारे आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे दिव्य स्वप्न बघून ते पूर्ण करण्यामागे अपार कष्ट करून स्थिरता देणारे नेते आदरणीय अमितभाई शाह यांचं मी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये स्वागत करते. मंचावर त्यांच्या समवेत विराजमान ते देशाचे गृहमंत्री आहेत तर राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, राज्याचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष चंद्रशेखरजी बावनकुळे, मंचावर विराजमान सर्व मंत्री महोदय, सर्व खासदार, आमदार, पदाधिकारी आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील समोर उपस्थित असलेल्या एक क्लस्टरमधील सर्व भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्तागण, वडीलधारी मंडळी, युवा बांधव आणि माता भगिनींनो, आज अमितभाई शहांचं येथे येणं हे भविष्यामध्ये अजून ताकदीने या मैदानात उतरण्याचं मला वाटतं एक द्योतक आहे असं म्हणायला हरकत नाही. मी फार इथे वेळ घेणार नहीं, पण जिंदगी के रंगमंच पर कुछ इस तरह निभाया अपना किरदार, पर्दा गिर चुका है, तालियां फिर भी गूंज रही है. असं ज्यांनी काम केलं त्या माझ्या पित्याच्या चरणी नतमस्तक होऊन एवढंच सांगते की या देशाला जेव्हा सगळ्यात जास्त गरज होती गरिबांच्या स्वप्नाला ठिगळं लावण्याची, एका गरीबाला खुल्या आसमानातून स्वतःच्या पक्क्या घरामध्ये पोहोचवण्याची, डोळ्यातलं माता बहिणीचं पाणी हे नळामध्ये आणण्याची, तेव्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देशाला लाभलेले आहेत. आणि या सर्व योजना, या योजनांची पूर्ण
वाचून ज्यांनी दाखवलं त्या सगळ्या मंत्र्यांनी त्याची पुनरावृत्ती मी करणार नाही. त्या योजनांनी 100 वर्ष आपल्या देशाला येणाऱ्या 2047 मध्ये जेव्हा आपल्याला एक स्वप्न पूर्ण करायचंय, त्याच्याकडे जायचं असेल तर एक महत्वाचा पाया रचायचा आहे. अनेक वर्ष ज्या फाटक्या टेंटमध्ये प्रभू श्रीरामाचं वास्तव्य होतं त्यांना मंदिरात नेण्यामध्ये जर यश आलं आहे, तर त्यांच्यावर प्रेम करणाऱ्या, विश्वास ठेवून रामराज्याकडे डोळ्यामध्ये आशा लावून प्रतीक्षा बघणाऱ्या देशाच्या कानाकोपऱ्यातील प्रत्येक माणसाला असं वाटलं पाहिजे की रामराज्य आलं आहे. हे दायित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी स्वीकारलं. त्यांनी गॅरंटी दिली आहे देशाला की आम्ही तुमचे सर्व स्वप्न पूर्ण करू, तुमच्या अडचणी दूर करू, तुमचे अश्रू पुसू, युवांना रोजगार देऊ, महिलांना सुरक्षा देऊ, देशाला जगामध्ये सन्मान मिळवून देऊ. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सर्वजण कामाला लागलेले आहेत. सर्वजण या मंचावरच्या आणि मंचाच्या वर नसलेले आजूबाजूचे लोक कामाला लागले आहेत. एक मोठा यज्ञ इथे सुरू झालेला आहे. या यज्ञामध्ये आपल्या प्रयत्नांची सर्वांनी आहुती द्यायची आहे. अमितभाई शहांच्या समवेत मव म्हणून या कामाला सुरुवात करायची आहे. 3 इंजिनचं आपलं आता सरकार आहे. 1 इंजिन असेल तर जोरात ट्रेन धावत असेल, 2 असेल तर आणखी जोरात धावेल, 3 आहे तर आणखी जोरात धावायला पाहिजे. त्यामुळे महाराष्ट्राकडून अमितभाईंना कमीत कमी त्रास झाला पाहिजे असं काम सर्वांनी केलं पाहिजे. एवढी शक्ती अमितभाईंच्या विचारांनी महाराष्ट्रामध्ये ओतली आहे, तर महाराष्ट्रापेक्षा दुसऱ्या राज्यात त्यांनी लक्ष द्यावं आणि महाराष्ट्रामध्ये आम्ही जास्तीत जास्त खासदार निवडून आणून देऊ असं वचन मंचावरील विराजमान सर्वांनी त्यांना देण्याची आवश्यकता आहे. त्याच्यामध्ये छोटासा म्हणजे एवढासा चिमटी एवढा वाटा मी माझ्या परीने उचलायला सज्ज आहे. आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादाने मी आपल्या सर्वांना वचन देते की अमितभाईंनी आता जे आवाहन करतील नक्कीच त्याच्या मागे फार मोठं स्वप्न असणार आहे. त्या स्वप्नामध्ये सगळ्यांनी योगदान देत राहतील असा विचार मी या निमित्ताने व्यक्त करते आणि माझ्या वाणीला विराम देते. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूप खूप धन्यवाद ताई. यानंतर मी महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक चव्हाण साहेबांना विनंती करतो की आपण आपलं मनोगत थोडक्यात व्यक्त करावं. देशाचे आदरणीय गृहमंत्री श्री अमितभाई शहा, राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, सन्मान्य प्रांताध्यक्ष भाजपाचे श्री बावनकुळेजी, मंचावर उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर नेतेगण, आज या संभाजीनगरमध्ये होणाऱ्या विशाल सभेला आलेले सर्व भाजपाचे नेते, कार्यकर्ते, सर्वसामान्य नागरिक, बंधु भगिनी आणि सहकारी मित्रांनो, सर मुझे ये पहला मौका है भाजपा में आने के बाद संबोधित करने के लिए आपने मुझे पहला मौका दिया है, इसका मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं. आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह साहब, जेपी नड्डा जी, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी और बावनकुळे जी, इन सभी लोगों के आशीर्वाद से मुझे आपने इस परिवार में शामिल किया, उसके लिए लाख लाख धन्यवाद आपको यहां पर मैं देता हूं. और आने के बाद 24 घंटे के अंदर ही मुझे राज्यसभा में आपने काम करने का मौका दिया. मैं समझता हूं मेरे पर बहुत बड़ा विश्वास आपने यहां पर व्यक्त किया, जो मुझे यहां पर काम करने के लिए जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है, ऐसे मैं समझता हूं. और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आप मराठवाड़े में आप यहां पर आए, चुनाव को सामने रखते हुए हम सबकी जिम्मेदारी है. मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि सिर्फ मराठवाड़ा ही नहीं, पर महाराष्ट्र में जो आपने 400 पार का नारा लगाया है, उसमें बीजेपी और अलायंस महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें लाएगी. मैं ये कह के यहां पर कहना चाहूंगा, ये योगदान हम सबका रहेगा, पर खास करके मुझ पर जो आपने विश्वास व्यक्त किया है, उसकी पूरी जिम्मेदारी
आज मैं आपके सामने यहाँ पर कबूल करता हूं और आश्वस्त करता हूं कि मेरे सब साथी मराठवाड़े के एक जमाने में एक दूसरे के सामने थे, आज हम दूसरे के साथ हैं और साथ मिलकर इस मराठवाड़ा के जरिए हम बता देंगे कि निश्चित तौर पर मोदी साहब का जो नेतृत्व है उसमें एक निश्चित तौर पर अच्छा काम करने का यह मौका मिला है। हमें प्रधानमंत्री जी का आभार मानना चाहिए, चाहे वो हमारे करार साहब हो, दानवे साहब हो, केंद्र में हमें ऐसा नेतृत्व आपने दिया कि जिसके जरिए केंद्र के 5 साल के अच्छे काम हुए। आदरणीय मोदी जी ने जो नारा लगा है विकसित भारत का, विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र और विकसित मराठवाड़ा, ये हमारा सबसे पहले एम होगा कि मराठवाड़े के लोगों की जो भूख है, विकास की भूख है, और उस विकास को पाने के लिए एक मजबूत नेतृत्व मोदी साहब के जरिए, आपके जरिए इस देश को मिला है। आणि म्हणून मला पूर्ण खात्री आहे जो रोड मॅप मोदी साहेबांनी आम्हाला दिलेला आहे, देशामध्ये रेल्वे कनेक्टिव्हिटी चांगली झाली, हायवेज झाले, देशामधल्या गरीब शेतकऱ्यांसाठी सन्मानपूर्वक योजना आणण्यात आल्या, सामान्य माणसाला दिला देण्याचं काम झालं, मुंबईचा चेहरा मोहरा गेल्या 5-7 वर्षामध्ये चांगला बदलला गेलेला आहे। हे फार मोठं योगदान जे महाराष्ट्रामध्ये आपण दृश्य पाहतोय, प्रत्यक्ष पाहतोय, नुसती आश्वासनं नाहीत, प्रत्यक्षामध्ये ही सगळी कामं आपण अनुभवतोय, पाहत आहोत। आणि म्हणून या सगळ्या कामामध्ये जे योगदान राहिलंय, केंद्राचं एवढं मोठं समर्थन राहिलेलं आहे आपल्याला की केंद्र सरकारच्या माध्यमातून गेल्या 10 वर्षामध्ये खूप जबरदस्त काम या देशामध्ये झालं, चेहरा मोहरा बदललाय, तीर्थक्षेत्रांचा विकास मोठा झाला, आपण सर्व अनुभवतोय, हे पाहतोय। आणि म्हणून या सगळ्या योजना येत असताना देशामध्ये भरपूर काम झालं। एम्सची, ऑल इंडिया मेडिकल सायन्सेसची मोठ्या 10 वर्षामध्ये संख्या आपली साधारण 16 वर गेलेली आहे। मेडिकल कॉलेजची संख्या जवळपास 387 वरून 654 वर गेलेली आहे। एमबीबीएसच्या जागा वाढलेल्या आहेत, 1 लाख साधारण जागा एमबीबीएसच्या झालेल्या आहेत। आणि गरीब नागरिकांसाठी 5 लाख रुपयापर्यंत उपचार सुविधा केवळ आणि केवळ मोदी साहेबांच्यामुळे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज देशात सर्वत्र लागू झालेली आहे। त्यामुळे विकासावर प्रत्येक क्षेत्रामध्ये राष्ट्रीय पातळीवर, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भरपूर कामं या देशामध्ये निश्चित चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी सुरू झालेली आहेत। मी दुसऱ्या पक्षात असताना सुद्धा मी कधी टीका टिप्पणी मोदी साहेबांवर व्यक्तिशः यासाठी केली नाही, ते चांगलं चाललंय तर चांगलंच म्हणलं पाहिजे हे मी या ठिकाणी कबूल केलो। या ठिकाणी दानवे साहेबांचं काम असेल, वंदे भारत एक्सप्रेस ही मराठवाड्यात आणण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर आमच्या दानवे साहेबांनी खूप योगदान दिलं। या ठिकाणी कराड साहेबांनी मोठं काम या ठिकाणी मराठवाड्यात केलं। हे योगदान साधं सुद्धा योगदान नाहीये, संधी मिळाली, संधीचं सोनं केलं आणि मराठवाड्याला न्याय द्यायचं काम केलं। अनेक प्रश्न आहेत, सर्वांचा वापर मी या ठिकाणी करणार नाही, परंतु मराठवाडा कृषीप्रधान क्षेत्र आहे, या भागात अनेक समस्या अजूनही आहेत, ते पूर्ण आपल्याला करायच्या आहेत। मला या ठिकाणी मुख्यमंत्री शिंदे साहेबांचं, देवेंद्रजींचं आभार मानले पाहिजेत की मराठा समाजाला 10% आरक्षण कायद्याने दिलं, हे मला मुद्दाम या ठिकाणी नमूद केलं पाहिजे। आणि ज्याच्यामुळे निश्चितच फार वर्षापासून हा प्रश्न अडकला होता, तो मार्गी लागला। सगळ्या सोयऱ्यांचा विषय सुद्धा कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून तोही मार्गी लागणार आहे, यावर शंका आम्हाला नाहीये। आणि म्हणून निश्चित जे चांगलं चाललंय त्याचे या ठिकाणी आव्हान नक्की मानले पाहिजेत। मात्र मी जास्त वेळ या ठिकाणी घेणार नाहीये, परंतु विकसित भारताच्या स्वप्नपूर्तीसाठी अब की बार 400 पार, अब की बार। तर मित्र, अधिक वेळ मी न घेता, वेळेची कमतरता असल्यामुळे अधिक वेळ मी घेत नाही। या ठिकाणी शाह साहेबांचं मनपूर्वक या ठिकाणी स्वागत करतो आणि आपल्या सर्वांना आश्वस्त करतो, मिळून काम करूया आणि मराठवाड्यात दाखवून देऊया की सर्वच्या सर्व जागा आपल्या युतीच्या आपण निवडून देऊ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। यानंतर आपले लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री आदरणीय रावसाहेब दानवे पाटील यांना विनंती करतो की आपण आपलं मनोगत व्यक्त करा। आजच्या
कार्यक्रमाचे उत्सवमूर्ती आपल्या देशाचे गृहमंत्री आदरणीय अमित भाईजी, मंचवर उपस्थित असलेले भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि आपले उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, या ठिकाणी उपस्थित असलेले आपल्या राज्याचे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष चंद्रशेखरजी बावनकुळे साहेब, मंचवर उपस्थित असलेले आमचे अन्य सर्व सहकारी आणि या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या सर्व नागरिक बंधू भगिनी आणि बालमित्रांनो, मित्र, या देशामध्ये सत्ता परिवर्तन झालं आणि 2014ला या देशाचे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्रभाई मोदी झाले आणि पहिल्या दिवशी नरेंद्रभाईंनी लोकसभेमध्ये जे भाषण केलं त्या दिवशी मी लोकसभेमध्ये उपस्थित होतो. त्यांनी सांगितलं की माझं सरकार हे गरिबाप्रती समर्पित राहील, माझं सरकार हे शेतकऱ्याप्रती समर्पित राहील, माझं सरकार हे युवाप्रती समर्पित राहील. आणि मित्र, त्यांनी गरीब कल्याणाचा अजेंडा तयार केला आणि 14 पासून तर 24 पर्यंत या देशातल्या गरीबाला सहजरित्या सामान्यपणानं इतरांच्या बरोबर जीवन कसं जगता येईल अशा प्रकारच्या योजना या देशामध्ये आणल्यात. मित्र, गरिबी हटावचा नारा तर 1971ला इंदिरा गांधींनी सुद्धा दिला होता, परंतु 71 पासून तर 2014 पर्यंत आमची गरिबी हटल या आशेवर काँग्रेसला आपण सर्वांनी मतदान केलं, पण 2014 पर्यंत आपली गरिबी हटली नाही. तेव्हा या देशातले सारे गरीब एकत्र आले आणि आपल्या देशाचा प्रधानमंत्री हा गरीबातला प्रधानमंत्री केला. खरं तर मोदीजी हे आपल्या गरीबातले प्रधानमंत्री आहे, परंतु मोदीजी प्रधानमंत्री झाल्याच्या नंतर काही लोकांना असं वाटत होतं की माझे वडील प्रधानमंत्री होते, माझी आजी प्रधानमंत्री होती, प्रधानमंत्री होण्याचा अधिकार तर आमचा होता, परंतु हे प्रधानमंत्री झाले कसे. आणि मग 2014 पासून तर आतापर्यंत मोदीजीच्या विरोधात सगळ्यांना एकत्र करून मोदीजीचा नारा, मोदीजीचा हटावचा नारा या सगळ्या लोकांनी द्यायला सुरुवात केली. परंतु मित्र, हे सारे जरी एकत्र आले तर मी आजच्या सभेच्या निमित्तानं अमित भाईला सांगू इच्छितो की देशामध्ये 400 पार तर करणार, पण महाराष्ट्रामध्ये 45 पेक्षा जास्त आणि संभाजीनगर आणि मराठवाड्यातल्या साऱ्या सीट आम्ही या ठिकाणी एनडीएला मिळवून दिल्याशिवाय राहणार नाही, असं आश्वासन मी आपल्या आजच्या प्रसंगी देतो. मित्र, एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की आज मोदीला हटवण्याचं कारण काय, तर त्यांच्या लक्षात आलं की जर अशाच प्रकारच्या योजना या देशात राहिल्या, गरिबाच्या कल्याणाच्या योजना आणल्या, तर 2024ला या देशातले 80 कोटी लोक आपला मतदान करणार नाही. आणि त्यामुळे मोदीला सगळ्यांनी म्हणून हटवलं पाहिजे. आणि दुसरा त्यांचा मुद्दा आहे, भारतीय जनता पार्टी जातीवादी आहे. मी फक्त आपल्याला एकच आठवण करून देऊ इच्छितो की आम्हाला जातीवादी म्हणतं कोण? शरद पवार आम्हाला जातीवादी म्हणतात, पण शरद पवार आणि भारतीय जनता पार्टी 1985ला एकत्र निवडणूक लढली तेव्हा भारतीय जनता पार्टी जातीवादी नव्हती का? आम्हाला जातीवादी कोण म्हणतंय? ममता बॅनर्जी. पण ममता बॅनर्जी अटल बिहारी वाजपेयीच्या मंत्रिमंडळामध्ये रेल्वे मंत्री होत्या तेव्हा भारतीय जनता पार्टी जातीवादी नव्हती का? आम्हाला जातीवादी म्हणतं कोण? फारुख अब्दुल्ला. पण अटल बिहारी वाजपेयीच्या मंत्रिमंडळामध्ये उमर अब्दुल्ला हे मंत्री होते तेव्हा भारतीय जनता पार्टी जातीवादी नव्हती का? मित्रो, आज जे जातीवादी भारतीय जनता पार्टीला म्हणतात ते सारे आमच्या पंक्तीत जेवून जायले, सगळ्यांचे तोंड खरकटे वाढायला मी होतो त्या टायमाला.
आणि म्हणून मित्र, यांना आम्हाला म्हणायचा काही अधिकार नाही, जातीवादी म्हणण्याचा काही अधिकार नाही. मी फक्त आजच्या सभेच्या निमित्त आपल्या आग्रहाची विनंती करणार आहे की या देशाचे प्रधानमंत्री पुन्हा नरेंद्रभाई मोदी होणार आहे, यामध्ये कवडीची शंका मला. धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद दादा. यानंतर महाराष्ट्राचे यशस्वी उपमुख्यमंत्री व लोक विकास पुरुष आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांना विनंती करतो, आपण मार्गदर्शन करावं. भारत माता की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की. जय भवानी, जय भवानी, जय श्रीराम. हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो. भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो. आजच्या या भव्य सभेमध्ये मंचावर उपस्थित असलेले, ज्यांना ऐकण्याकरता आपण सगळे लोक या ठिकाणी आलेलो आहोत, ते भारताचे यशस्वी गृहमंत्री आणि खऱ्या अर्थानं ज्यांनी भारतीय जनता पक्षाला विश्वातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून स्थान मिळवून दिलं, ते भाजपचे मास्टर स्ट्रॅटेजिस्ट आणि लोहपुरुष असलेले माननीय अमितभाई शहा, आपले अध्यक्ष चंद्रशेखरजी बावनकुळे, रावसाहेब पाटील दानवे, डॉक्टर भागवत कराड, पंकजाताई मुंडे, विजयाताई रहाटकर, अतुलजी सावे, हरिभाऊ नाना बागडे, माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण, सुजयजी विखे, प्रदीपजी जयस्वाल, अजितजी गोपचेडे, मोनिकाताई राजळे, संतोषजी दानवे, रामभाऊ कदम, प्रशांत बम, नारायण कुचे, मंचावरील सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आज अमितभाईंचं स्वागत करताना मला विशेष आनंद याकरता होतोय की या नगरीला संभाजीनगर असं नाव दिलं पाहिजे. पहिल्यांदा हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी ही घोषणा केली की हे संभाजीनगर असेल, पण दुर्दैवाने त्यांचे सुपुत्र मुख्यमंत्री झाल्यानंतर 2.5 वर्ष त्यांना ही जाग आली नाही की याचं नाव छत्रपती संभाजीनगर केलं पाहिजे. आणि ज्यावेळी सरकार गेलं त्यावेळी सरकार अल्पमतात असताना शेवटच्या दिवशी एक ठराव करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला, पण ते काही सफल झाले नाहीत. पण नवीन सरकार शिंदेजींच्या नेतृत्वात आल्यावर आम्ही सगळ्यात पहिलं काम काही केलं असेल तर औरंगाबादचं नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर केलं. आणि हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचं स्वप्न पूर्ण करण्याकरता तो प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला आणि माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात त्या प्रस्तावाला अमितभाई शहा यांनी मान्यता दिली. त्यांच्या सहीने हे छत्रपती संभाजीनगर झालं आणि म्हणून मी त्यांचे अतिशय मनापासून आभार मानतो. बंधू भगिनींनो, मी जास्त वेळ बोलणार नाही, आपल्याला अमितभाईंना ऐकायचंय. मी केवळ एवढीच विनंती करण्याकरता आलो आहे. इतिहासामध्ये जेव्हा जेव्हा आमच्यामध्ये दुफळी आली त्यावेळी आम्ही गुलामगिरीमध्ये गेलो, हे इतिहासात आपण बघितलंय. मागच्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये आपण सगळ्यांनी बघितलं की जर चुकीच्या पद्धतीनं मतदान केलं तर या ठिकाणी काय होतं. आपल्याला जो खासदार निवडून आला, माझा तुम्हाला सवाल आहे, संभाजीनगरच्या खासदाराने त्या ठिकाणी 370 करता हात वर केला होता का? केला होता का? संभाजीनगरच्या खासदाराने राम मंदिराला समर्थन दिलं होतं का? संभाजीनगरच्या खासदाराने मोदीजींच्या कार्यक्रमांना हात वर करून समर्थन दिलं होतं का? आपण चूक केली तर संभाजीनगरचं नाव या ठिकाणी 370ला विरोध करणाऱ्यांच्या यादीत खासदारांनी जाऊन बसवलं. पण आता तर अशी परिस्थिती आहे, जे आपले होते, ज्यांना आम्ही आपलं म्हणत होतो,
ते देखील आता त्यांच्याच रांगेत जाऊन बसले, जे 370ला विरोध करत होते, जे राम मंदिराला विरोध करत होते, त्यांच्याच रांगेत जाऊन बसले आहेत. आणि म्हणून संभाजीनगरकरांना माझी एवढीच विनंती आहे, आता मोदीजींना 400 जागा तर द्यायच्याच आहेत, पण तुम्हाला माझा सवाल आहे, या 400 जागांमध्ये या ठिकाणी संभाजीनगरचा खासदार मोदी साहेबांसोबत असणार आहे का? हा माझा तुम्हाला सवाल आहे. असणार आहे का? असणार आहे का? हा, मग मी तुम्हाला एवढंच या ठिकाणी सांगतो, यावेळी चूक करू नका. काही लोक थेट विरोधात येतील, काही बहरूपीय देखील या ठिकाणी येतील, काही बहरूपीय देखील तयार झाले आहेत. हे बहरूपीय इकडे हिंदुत्वाचं नाव सांगतात आणि तिकडे कॅलेंडर छापतात आणि कॅलेंडरमध्ये जनाब बाळासाहेब ठाकरे लिहितात. असे बहरूपीय देखील या ठिकाणी मैदानात येण्याची शक्यता आहे. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं आमची संस्कृती, आमचा सन्मान, आमचा देव, देश, धर्म याकरता ज्या प्रकारे छत्रपती शिवाजी महाराज लढले, आज त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवून त्यांच्याच कडनं प्रेरणा घेऊन मोदीजी लढतायत. आणि म्हणून मोदीजींना पाठिंबा देण्याकरता संपूर्ण संभाजीनगर हे आपल्या महायुतीच्या एनडीएच्या पाठीशी उभं करा, एवढीच आपल्याला विनंती करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूप खूप धन्यवाद साहेब. यानंतर भारताचे लोहपुरुष व भारताचं कणखर असं नेतृत्व आदरणीय अमित भाईंना मी विनंती करतो की आपण या जनसभेला संबोधित करावं. जय श्रीराम. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की. क्यों भाई, संभाजीनगर वालों की आवाज को क्या हो गया है? 400 पार का बहुमत लाना है या नहीं लाना है? जोर से बोलो, लाना है या नहीं लाना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी. संभाजीनगर से मजलिस को उखाड़कर फेंकने का संकल्प लीजिए. दोनों हाथ उठाइए. मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की. जय 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 शिवाजी. जय 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 भवानी. मेरे साथ बोलिए, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की. आज मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बावनकुले जी, मेरे मित्र और केंद्रीय मंत्री श्रीमान राव साहेब दानवे जी, पंकजाताई मुंडे जी, श्रीमान अशोक राव चौहान जी, श्री भगवत करार जी, श्री अतुल सावे जी, बहन विजयाताई राहतकर जी, श्री प्रताप राव चिखलीकर जी, श्री सुजय विखे पाटिल जी, श्री अजीत गोपछड़े जी, और आज संभाजीनगर में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार. मित्रों, आज मैं इस महाराष्ट्र की पावन भूमि पर कल रात से हूं, संभाजीनगर में कल रात से हूं. सबसे पहले मैं इस भूमि पर आकर जिन्होंने देश को स्वतंत्रता का मंत्र दिया,
वो हिंदवी स्वराज के स्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं जब यहां आया हूं तब जिनका पूरा जीवन सालों तक इतिहास को बलिदान और स्वतंत्रता की भूख की याद दिलाता है, वो धर्मवीर संभाजी महाराज को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत कर। यही भूमि है, यही मराठावाड़ की भूमि है जहां संत एकनाथ जी ने, संत ज्ञानेश्वर जी ने, जनार्दन स्वामी ने, सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी ने भी यहां अध्यात्म और भक्ति का रास्ता प्रशस्त किया। ये भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, मराठावाड़ के मुक्ति संग्राम के लिए गोविंद भाई श्रॉफ और स्वामी रामतीर्थ, जिन्होंने निजाम के खिलाफ आवाज बुलंद की, ऐसे हुतात्माओं को भी मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। काफी समय से आप बैठे हैं, हम लोगों को आते आते देर हो गई, मैं ज्यादा लंबी बात करना नहीं चाहता। मित्रों, आने वाले दिनों में देश चुनाव में जा रहा है। हमारा ये महान लोकतंत्र फिर एक बार 5 साल तक इस देश की सरकार किसके हाथ में होगी, ये तय करने वाला है। भाइयों और बहनों, दो गुट खड़े हैं। एक मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन है, और दूसरी ओर राहुल बाबा के नेतृत्व में इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन है। ये दोनों कौन है? एक और नरेंद्र मोदी जी है, जो देशभक्तों की टोली भारतीय जनता पार्टी के नेता है और 10 वर्ष में भारत के अंदर आमूलचूल परिवर्तन लाने का प्रयास किया, और जिनका लक्ष्य है 2047 में भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने का लक्ष्य है। और दूसरी ओर ये परिवारवादी गठबंधन, इनका लक्ष्य क्या है? सोनिया जी का लक्ष्य है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना, शरद पवार जी का लक्ष्य है इनकी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना, उद्धव जी का लक्ष्य है बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, ममता जी का लक्ष्य है भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना, स्टालिन साहब का लक्ष्य है बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। मुझे बताओ संभाजी नगर वालों, जो बेटे, बेटी, दामाद और भतीजों के लिए काम करते हैं, वो आपका भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? भारत का भला कर सकते हैं क्या? भारत को सुरक्षित कर सकते हैं क्या? विकसित भारत बना सकते हैं क्या? ये सारा काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती। ये महाराष्ट्र की जनता ने 2 बार हम आए, 14 में आए, 19 में आए, आपके सामने हमने झोली फैलाया, दोनों बार 50% वोट दिया और 41 से ज्यादा सीटें देने का काम महाराष्ट्र की जनता ने किया। मैं महाराष्ट्र की जनता का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। परंतु मित्रों, आज मैं संभाजी नगर आया हूं। संभाजी नगर ने एक कसक छोड़ दी थी। देश के पहले गृह मंत्री, लौह पुरुष, भारत रत्न सरदार पटेल ने मराठावाड़ को निजाम के कुशासन से मुक्त किया था और मजलिस को यहां से हटाने का काम किया था। हमारी छोटी सी गलती, छोटी सी आलस, और आज फिर से मजलिस बैठी है। संभाजी नगर वालों को एक कबूल है क्या? जरा जोर से बोलिए, आप सहमत हो क्या? आज इस सभा से संकल्प कर कर जाइए, सरदार पटेल ने जो आजादी के बाद निजाम से मुक्ति दिलाई थी, ये नए निजामों को आप फिर से एक बार घर में बिठाकर उनकी जगह बताने का काम करेंगे।
भाई और बहनों, इस बार 40-41 नहीं चलेगा, इस बार 45 से ज्यादा सीटें मोदी जी की झोली में डालने का काम महाराष्ट्र की जनता ने किया। हमने 10 साल तक काम किया है, हमारे पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और हमारे पास 25 साल का रोड मैप भी है। ये 10 साल में मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करने आया हूं। भाई और बहनों, आज इस मंच से मैं शरद पवार जी को और उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, इंडी अलायंस का आप नेतृत्व कर रहे हो। 2004 से 14 सोनिया मनमोहन की सरकार थी, महाराष्ट्र को क्या दिया? 1,91,000 करोड़ रुपया। कितना? 1,91,000 का। जरा जोर से बोलो, कितना? मोदी जी ने 14 से 23 9 साल में 1,91,000 करोड़ की जगह उससे 4 गुना 7,15,890 करोड़ रुपया देने का काम। इसके साथ साथ 8 लाख करोड़ के और प्रोजेक्ट दिए। 10 साल में 16 लाख करोड़ रुपया महाराष्ट्र के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी ने भेजे। शरद राव, जरा हिम्मत हो तो हिसाब किताब लेकर आ जाना। हमारा युवा मोर्चे का कार्यकर्ता शिवाजी महाराज के पुतले पर सार्वजनिक चर्चा के लिए तैयार है। आपने क्या किया है महाराष्ट्र के लिए? और भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, लगभग 1,20,00,000 लोगों को आजादी के 75 साल के बाद महाराष्ट्र में पीने का पानी घर में मिला। 1 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख तक का आयुष्मान भारत का फायदा मिला। लगभग 76 लाख माताओं को घर में पहली बार शौचालय मिला। 7 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। 51 लाख लाभार्थियों को, माताओं को घर में गैस और चूल्हा देने का काम नरेंद्र भाई ने किया। 12 लाख लाभार्थियों को महाराष्ट्र में घर दिया। और मुझे बताओ संभाजी नगर वालों, आप लोगों के दोनों टीके लग गए कोरोना के या नहीं लगे? लग गए? वो जरा हाथ ऊपर करो दो। सबके लग गए? किसी को 25 पैसा भी देना पड़ा है? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर टीका लगाया और व्हाट्सएप पर मोदी जी के हंसते हुई फोटो के साथ सर्टिफिकेट देने का काम भी कर दिया। और देश में 200 करोड़ टीका लगाकर 130 करोड़ की आबादी को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आज फिर से इंडी अलायंस वालों को चैलेंज देकर जाता हूं कि आप आगे आइए। आपके भी 10 साल थे, हमारे भी 10 साल थे। हिसाब किताब करिए। अरे आप कर ही नहीं सकते हो, अरे ज्यादा करना है तो आपके 40 साल और हमारे 10 साल का हिसाब करिए। हमारे 10 साल का पलड़ा भारी है भाई। मोदी जी ने 10 साल के अंदर किया। मोदी जी ने 10 साल के अंदर देश को सुरक्षित करने का काम किया। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलिए, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? 70 साल तक एक घमंडिया गठबंधन धारा 370 को अपने अनोरस बच्चे की तरह गोदी में पाल कर बैठा रहा। आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और जब मैं बिल लेकर पार्लियामेंट में खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा को?
वो कहते हैं मत हटाओ मत हटाओ। मैंने कहा भाई क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां भी बह जाएगी। अरे राहुल बाबा 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है, कंकड़ चलाने की। मोदी जी ने हमारे कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। मोदी जी ने 550 साल से करोड़ों देशभक्त, करोड़ों राम भक्त दुनिया भर में फैले हुए सभी लोग चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने। आप भी चाहते थे या नहीं चाहते थे भाई? जोर से बोलो, चाहते थे या नहीं चाहते? एक कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक रामलल्ला को टेंट में बिठाकर रखा। 70 साल तक राम जन्मभूमि के केस को अटका कर, लटका कर, भटका कर रखा। मोदी जी को दूसरी बार आपने प्रधानमंत्री बनाया, भूमि पूजन भी हो गया और प्राण प्रतिष्ठा हो गई और आज रामलल्ला भव्य घर में विराजी। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं संभाजी नगर में हूं। इस औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ को तोड़ा था, सालों तक किसी ने सूद नहीं ली। मोदी जी ने भव्य काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाकर इतने सालों से हुआ अपमान का बदला लेने का काम देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, 150 साल पुराने अंग्रेजों के कानून बदले, पार्लियामेंट नहीं बनाई, कर्तव्य पथ नया बनाया और इस देश में से आतंकवाद और नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक दिया। भाई और बहनों, मैं आज आपको पूछने आया हूं, बाला साहब ठाकरे को सिर्फ आप नहीं, मैं नहीं, देश भर की जनता पलकों पर बिठाती है, इनके सिद्धांतों के कारण पलकों पे बिठाती। मुझे बताओ, ये संभाजी नगर का नाम बदलने के लिए, जो रखने के लिए विरोध करते थे, वो बाला साहब के वारिस हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं क्या? आज उद्धव ठाकरे जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप जिनके पास बैठे हो, जिनके साथ बैठे हो, उन्होंने 370 हटाने का विरोध किया, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का विरोध किया और औरंगाबाद से संभाजी नगर की यात्रा को रोक कर रखा था। किस मुंह से आप महाराष्ट्र की जनता के सामने आएंगे? मित्रों, ये लोग सिद्धांतों की राजनीति नहीं करते हैं, देश की राजनीति नहीं करते हैं, ये लोग अपने परिवार की राजनीति करते हैं। मित्रों, आज मैं कहने आया हूं, मोदी जी ने यूपीए की सरकार देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर पर छोड़कर गई थी और ये जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब चिदंबरम साहब अंग्रेजी में कहते थे, इकोनॉमी को जानने वाले लोग ही देश को बचा सकते हैं। भाई ठीक है, मनमोहन सिंह जी और आप बड़े इकोनॉमिस्ट थे, मगर अटल जी 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे, आपने 11वें नंबर पर ही रखा। मोदी जी ने 10 साल में कोरोना के बावजूद 11वें नंबर पर से 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी। और संभाजी नगर वालों, मेरी बात सुन लो, ये मोदी गारंटी है, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, 5वें नंबर से देश का अर्थतंत्र दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचने का काम नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने देश को दुनिया में गौरव दिला है। जो लोग विदेश में जाते हैं उनको मालूम है भारत के पासपोर्ट का सम्मान कितना हुआ है, भारत का सम्मान कितना हुआ है। नरेंद्र मोदी विश्व के एकमात्र नेता है जिनको दुनिया के 14 से ज्यादा देशों ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार, भारत रत्न जैसा पुरस्कार मोदी जी को देने का काम किया है। और मित्रों, ये मोदी जी का सम्मान नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है, ये सम्मान देश के 130 करोड़ की जनता का,
और मेरे संभाजी नगर के भाइयों और बहनों का सम्मान। और मित्रों, पूरी दुनिया में मोदी जी जाते हैं, पूरी दुनिया में कोई भी भाषण उठा कर दे, मोदी जी देश की राष्ट्रभाषा हिंदी में बोलते हैं, भारतीय भाषा में बोलते हैं, भारत का सम्मान बढ़ाते हैं। मोदी जी ने दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और कांग्रेस ने क्या किया? एक कांग्रेस पार्टी और एक घमंडिया गठबंधन जो महाराष्ट्र में हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने वाला है, उसको जान लो, ये लोग डिनायल मोड में आ गए हैं। इन्होंने 370 का विरोध किया, 3 तलाक हटाने का विरोध किया, ओबीसी कमीशन बनाने का विरोध किया, कश्मीर में वाल्मीकियों को रिजर्वेशन देने का विरोध किया, हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का विरोध किया, जीएसटी कानून का विरोध किया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और ट्राइबल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी विरोध किया, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का विरोध किया, भारत में वैक्सीन आई उसको बदनाम करने का विरोध किया, नए संसद भवन का विरोध किया, कर्तव्य पथ का विरोध किया और अंत में राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का भी बहिष्कार किया। मित्रों, ये लोगों को डिनायल मोड में आ गए, वो कुछ अच्छा नहीं कर सकते, विरोधी उनका काम बचा है। भारत को अगर विश्व में आगे बढ़ाना है, भारत को आगे ले जाना है, विश्व गुरु के स्थान पर बिठाना है, विकसित भारत बनाना है, तो केवल और केवल मोदी जी ही बना सकते हैं। और मैं संभाजी नगर तो मांग कर आया हूं भाई,